Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel TED Education. I hope you all are good and doing well. In today's video, we are going to discuss the previous paper of DSSB TGT Natural Science. और आप में से जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर्स बहुत ही मस्ट हो जाता है देखना, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं पूरा, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट बना के, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। तो चलिए अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा 21st क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो 25 सितंबर को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसी दिन का जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट वाले पेपर के 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा 21st क्वेश्चन क्या है। कंप्लीट द इक्वेशन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस में डैश। ये बताना है हमें कि साथ में क्या बनेगा। तो ऑप्शंस हमारे हैं ओजोन, वाटर, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये मिलके क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, और साथ में क्या होगा ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन साथ में क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेकेंड मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, फोर्थ वन मैग्नीशियम हाइड्राइड। बताइए, इजी सा ही क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हमसे। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या होगा, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल्स लाइक डैश रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू सो वायलेंटली and in an exothermic way that the evolved hydrogen immediately catches fire। इन्होंने पूछा है कि ये जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं चार, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या फिर पोटेशियम, इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती है बहुत ही तेज़ी से, और उसके साथ जब हीट जनरेट होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो है फायर है वो ईजिली कैच कर सकती है। ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करती है और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है उस प्रोसेस में कि जो है फायर वो ईजिली कैच कर सकती है। इसके साथ ही एक और है सोडियम। सोडियम की भी ऐसे ही रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट एमिट आउट करता है। तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों नाम हमें यहाँ से याद रखने हैं। सो इसीलिए इनको हम मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं ताकि ये ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन ना कर सकें। सेफली इनको हम मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऑप्शंस आर आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटॉप्स या फिर आइसोडायफर्स। इनमें बताना है हमें कि किस एलिमेंट की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं बट एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट किस में होता है, आइसोटॉप्स में होता है। तो आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं तो वो 3 एलिमेंट हो गए, एक ही एलिमेंट के 3 एटम हो गए हाइड्रोजन के, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आइसोटॉप्स। सो इनकी क्या होती हैं, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, और साथ में ही एटॉमिक मास इनका डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप इसको ध्यान से अच्छे से याद करके जाओ। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉन्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, किस में एटॉमिक नंबर सेम होता है, किस में एटॉमिक मास सेम होता है, इस तरीके से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
25th question is large amount of crops high in sugar or starch content are grown and then fermented with yeast to produce. Options are ethanol, petroleum, fertilizer या फिर मीथेन. ऐसे क्रॉप्स जिनमें हाई अमाउंट में शुगर या स्टार्च प्रेजेंट होता है और फिर उनको फर्मेंट करके यीस्ट के साथ क्या बनाया जाता है, तो इससे बनता है हमारे पास इथेनॉल. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, इथेनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इसमें पूछा है कि इनमें से किस में जो है हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है. तो हमारे ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, डायमंड या फिर सच अ काइंड डज नॉट एग्जिस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा डायमंड. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया डायमंड. डायमंड में क्या होता है कि हर एक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है 3 डायमेंशनल. सो जो डायमंड है वो कार्बन की एक एलोट्रोप है और कार्बन एक नॉन मेटल है जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और जो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी उसकी हर एक फॉर्म को हम बोल देते हैं एलोट्रोप. तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन ये सब किसके एलोट्रोप हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं हमारे पास. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 27th क्वेश्चन इज अल्कली मेटल्स हैव. फर्स्ट ऑप्शन इज लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. सेकंड ऑप्शन हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड ऑप्शन हाई डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट. फोर्थ ऑप्शन लो डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो अल्कली मेटल्स क्या होती हैं? अल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. अल्कली मेटल्स की डेंसिटी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है. सो अल्कली मेटल्स के एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब अल्कली मेटल्स के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास. और ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं. सो इसीलिए इनकी डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं. A wave of wavelength 0.60 centimeter is produced in air and it travels at a speed of 300 meter per second. What will be the frequency of the wave? इसमें हमें वेवलेंथ दी हुई है और स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी पूछी है इन्होंने. तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 60 किलो हर्ट्स, 55 किलो हर्ट्स, 50 किलो हर्ट्स या फिर 65 किलो हर्ट्स. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. आप भी ट्राई करके देखो अगर आपके माइंड में कोई फॉर्मूला है, कोई अप्रोच है. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल पूछा हुआ इन्होंने ये. तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा. वेवलेंथ एंड स्पीड हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी पूछी है. तो वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है, 0.6 सेंटीमीटर. 0.6 सेंटीमीटर. लैम्डा इज इक्वल टू 0.60 centimeter and velocity is 300 meter per second. तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे. हमारे पास क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय में लैम्डा. अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो डायमेंशनली भी आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला को. कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है स्टूडेंट्स को कि लैम्डा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, कहाँ आएगा लैम्डा. तो इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड. एंड लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, जो भी लेते हैं. एसआई सिस्टम में हम मीटर लेके चलेंगे. सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बच गया क्या, पर सेकंड बच गया. तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड या सेकंड इनवर्स हम बोल सकते हैं. सो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ये करेक्ट है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय में लैम्डा. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय में लैम्डा. सो वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ 300 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 0.6. ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 100 से डिवाइड करके. इसके नीचे 100 आएगा, वो ऊपर चला गया. जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है 5 × 10⁴ हर्ट्स. 5 × 10⁴ हर्ट्स ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है. 5 × 10⁴
हर्ट्स, बट ऑप्शंस हमारे पास किस में दिए हुए हैं, किलो हर्ट्स में। सो आप इसको किलो हर्ट्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे लिख सकते हो इसको किलो हर्ट्स में, 50 किलो हर्ट्स, सिंपल। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया 50 किलो हर्ट्स, थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो गया 50 किलो हर्ट्स। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। फॉर्मूला क्या लगना था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ लैम्डा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आप इसको ज़रूर याद रखें। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाइए और साथ में जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताते जा रही हूँ आप उनको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि रिपीटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बस उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा घुमा के नए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। मेन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29th क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है इसने, ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, सोलर पावर प्लांट्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी इफ सन इज़ नॉट शाइनिंग। ठीक बात है, सोलर पावर प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूस होगी नहीं अगर सन शाइन ही नहीं करेगा तो। सेकंड है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोलर पावर स्टेशन कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। सो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है सोलर पावर प्लांट्स को एस्टेब्लिश करना। थर्ड स्टेटमेंट है कि सोलर पैनल्स जो है नीड टू बी रेगुलरली मेंटेन्ड एंड क्लीन टू कंटिन्यू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। भी जो सोलर पैनल्स होते हैं हमारे उनको रेगुलरली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और टाइम टू टाइम उनको साफ़ भी करना पड़ता है ताकि कंटिन्यू हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। ये भी ठीक बात है। फोर्थ है कि अबाउट 60% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द अपर एटमॉस्फेयर। ये बात गलत है, ये डाटा हमारे पास गलत दिया हुआ है। सो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की इक्वेशन पूछी है इन्होंने, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन कह रही है C6H12O6, ग्लूकोज है, फूड जो है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, प्लस में 6O क्या बना रहा है, 6CO2, 6H2O और एनर्जी। सो ऑब्वियसली ये हम सबको पता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इसमें हमें माइनर जो मिस्टेक है वो चेक करनी है, चारों ऑप्शन हमें ध्यान से देखने हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत हो गया, देखो 6O लिया इन्होंने, 6O2 होना था यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत हो गया, यहाँ पे H2 निकाल दी, वाटर बनना था। फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है, सीधा सीधा ही हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो ये थे हमारे आज के कुछ 10 क्वेश्चंस, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं देन आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।